फॉर्मूले तो कम है इस चैप्टर में। एक पढ़ाया है, नहीं दो पढ़ा, दो तीन पढ़, तीन पढ़ा दिए। एक एक दो फॉर्मूले फोर्स के, एक फॉर्मूला स्मॉल जी का, और एक और भी था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने शायद लिखा था अभी, लिखा ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा रह गया, कोई नहीं लिख, अरे वो तो मेन है फॉर्मूला इस चैप्टर का। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मानस जी कह रहे हैं कि बुक वालों ने गलती करी है, मानस की बात को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता नहीं है मानस जी बुक वाले गलती कर दें। चलो कोई नहीं, आप दिखाओ क्वेश्चन क्या है आपका। एक डाउट है मानस का, वो देखते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है मानस? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? क्वेश्चन तो ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सब लोग समझेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है सभी ऑब्जेक्ट्स पे उनके मास के प्रोपोर्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है सब ऑब्जेक्ट पे उनके मास के प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हैवी ऑब्जेक्ट फास्टर फॉल नहीं करता लाइट के मुकाबले। मतलब क्या है जरा समझिए। देखो जी, सपोज करो, सब लोग सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अच्छा जी बढ़िया लग रही है अर्थ। सपोज करो ये आपका एक, हमने ये क्वेश्चन बताया पिछली क्लास में डिस्कस किया था मानस। हाँ, सपोज करो एक एलिफेंट है हमारे पास, और सपोज करो हमारे पास एक चूहा है, रैट है, ठीक है। एलिफेंट भारी होता है, रैट भारी होता है? रैट होता है। नहीं होता? चलो एलिफेंट होता है। तो एलिफेंट भारी होता है रैट से, पक्का कंफर्म कर दें इसको? चलो ठीक है। तो एलिफेंट भारी होता है रैट से, ही सब लोग कह रहे हैं, तो मान लेते हैं भाई, है ना। अब सपोज करो एलिफेंट गिर रहा है अर्थ पे और रैट भी गिर रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है, अब ये तो हम सब जानते हैं, इस चैप्टर में पढ़ा हमने, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो अर्थ क्या करती है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। बोलो। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैंने ये लिखी है अभी, फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का है। क्वेश्चन कह रहा है, हाँ जी, आर लगाओ या डी लगाओ, एक ही बात। अरे थोड़ा वॉइस वॉइस आ जाती है, अरे आ जाती है। हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है सभी ऑब्जेक्ट्स पे इन प्रोपोर्शन टू देयर मास। देखो भाई, सपोज करो ये m1 अर्थ का मास है और ये m2 इन दोनों का मास है। अब एलिफेंट भारी होता है तो सीधी सी बात है ये फोर्स भारी हो जाएगी। हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर में कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब मैंने आपको लिखवाया था, तो मैंने क्या स्टेटमेंट लिखवाई थी कि ये जो फोर्स होती है इस लॉ में, वो बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। ज्यादा मास तो फोर्स ज्यादा, बट डिस्टेंस के क्या होती है फोर्स? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पढ़ा था हमने ऐसा कुछ इस चैप्टर में, इस फोर्स के फॉर्मूले को, है ना। तो वही बात है कि एलिफेंट का मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगी उस पर। रैट का मास कम होता है ना कम, तो फोर्स कम लगेगी। क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, बट वो फोर्स किसके प्रोपोर्शन होती है? मास के। जो भारी होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, हल्के ऑब्जेक्ट पे कम फोर्स लगेगी। तो ये तो बात सही कह रहा है क्वेश्चन। फिर आगे मैं आता हूँ माना सबकी बात आता हूँ। फिर आगे कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है ठीक है, जो चीज भारी है उस पर ज्यादा फोर्स लगती है ना। ये तो हमें इस फॉर्मूले से दिख रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है फिर ये बताओ, जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है वो फास्ट
जल्दी स्पीड से क्यों नहीं नीचे गिरता? एक हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी गिरना चाहिए ना। सपोज करो ये मेरा पेन है, थोड़ा भारी है, कैप थोड़ा हल्का है, दोनों को नीचे गिरवाऊं मैं, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिर रहे हैं। ये नहीं हुआ कि पहले मेरा पेन गिरा और ये कैप बहुत बाद में गिरी। ये लोग सेम टाइम पे गिर रहे हैं, इनकी सेम स्पीड है। क्वेश्चन कह रहा है यही तो बताना है क्यों। फोर्स तो मास पे डिपेंड करती है। अगर आप भारी हो, अगर आप भारी हो तो फोर्स ज्यादा लगेगी, बट जब आप नीचे गिर रहे हो तो गिरने का टाइम, गिरने की स्पीड वो सबकी बराबर है। ये कैसे पॉसिबल है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बताओ कोई, क्या दोगे आंसर? हाँ जी। हाँ, हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में मानस, चाहे एलिफेंट हो चाहे रैट हो, सब पे एक्सेलरेशन कितना लगता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन ही सबका बराबर है तो चाहे हाथी गिर रहा हो चाहे रैट गिर रहा हो, सबका सेम टाइम पे फॉल होना है। ओके, ये रीजन है। ये हाँ डिस्टेंस है, एलिफेंट और अर्थ का डिस्टेंस। ठीक है जी, तो इसका आंसर लिख सकते हो मानस फिर कि? हाँ बोलो। मुझे बात पूछो। हाँ हाँ पूछो पूछो। बारिश में मुझे कभी बार तो होता है बूंदाबांदी भी होती है और कभी तो बहुत तेज आती है। हाँ पर उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? हाँ देखो, जब बारिश होती है तो कभी वो स्लो वेलोसिटी से गिरती है, कभी बहुत फास्ट गिरती है। तो वो रीजन क्या है? तो वो रीजन है, देखो, जब क्लाउड्स में पानी कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा? वो अपनी नॉर्मल स्पीड से गिरेंगे नीचे। ठीक है, जब क्लाउड्स में क्या हो गया, पानी बहुत सारा हो गया, तो ये पानी के पार्टिकल्स क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। पहले मैं नीचे जाऊंगा, पहले मैं नीचे जाऊंगा। तो लड़ाई करने की वजह से ये लोग जल्दी जल्दी नीचे गिरते हैं। तो वहां क्वांटिटी मैटर कर रही है कि यहाँ पर क्लाउड्स में पानी के पार्टिकल ज्यादा है, जल्दी जल्दी नीचे गिरेंगे। आपने देखा होगा जब रेन स्टार्ट होती है तो उसकी जल्दी स्टार्टिंग में उसकी स्पीड हाई होती है, जैसी रेन बंद होने वाली होती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसा होता है, देखा होगा ना। वो रीजन वही तो है, जब क्लाउड्स में पूरा पानी भरा हुआ है तो वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, पहले मैं नीचे गिरूंगा, पहले मैं नीचे गिरूंगा, इसलिए सबकी स्पीड ज्यादा है। जब क्लाउड खाली हो गया, आराम से आओ भाई, कोई जल्दी नहीं है। समझ रहे हो बात को? दूसरा ये भी होता है, देखा होगा आपने कि जब बारिश होती है तो क्लाउड्स टकराते हैं, बादल टकराते हैं। जब दो चीजें टकराएंगी तो सीधी सी बात है उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी रीजन होता है। ओके, हो गया? अच्छा, तो कैसे करोगे अभी कुछ और तक क्वेश्चन कर लो, मुझे बता दूंगा आप, है ना। एक बस मैं एक दो बता दूं क्वेश्चन को, फिर करवाता हूँ। ठीक है मानस, हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा था क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। कितना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, मैंने ये बताया था परी कि ना, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पिछली क्लास में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो समझिए। तो बताएगा मुझे, किसने रिवाइज किया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय ग्रेविटी। हाँ, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे किसी प्लेनेट पे गिरता है, जैसे ये मेरा पेन है, ये अर्थ पे गिर रहा है ना, नीचे गिर रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट किसी अर्थ पे गिरता है ना, तो जितना उसका एक्सेलरेशन होता है वो क्या है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 9.8 को 10 बोल सकते हो। तो जब हम लोग अर्थ पे गिरते हैं ना, या कोई भी अर्थ पे गिरता है, उसका इतना होता है एक्सेलरेशन। परंतु परंतु अगर हम मून पे जाएं या अलग जगह जाएं तो वहां अलग होता है हमारा एक्सेलरेशन। इसी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं,
इसी पे हमें क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो हम मानस को ना ले जाते हैं पोल्स पे। लो भाई, व्हाट इज पोल्स एंड व्हाट इज इक्वेटर? सर हाँ हाँ, बोलो बोलो, कह रहा बोलो। सर अर्थ का नॉर्थ ईस्ट पॉइंट और साउथ ईस्ट पॉइंट। हाँ, मतलब जैसे अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। हम अर्थ पे क्या करें, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है। तो अर्थ पे एक वर्टिकल या वाई एक्सिस ड्रॉ करने पे जो अर्थ पे नॉर्थ की तरफ जगह आती है, पोजीशन आती है, ये आपका नॉर्थ पोल है। और जो साउथ में आती है इसे क्या बोलते हैं, साउथ पोल। मतलब पोल एक तरह की लाइन है जो अर्थ को वर्टिकली काट रही है ना। भाई अर्थ एक बॉल है, एक सेब है, एप्पल मान लो। अर्थ क्या है, एप्पल। अगर आपने नाइफ को ऐसे काटा, नाइफ से ऐसे काटा, वर्टिकली काटा एप्पल को, तो ये लाइन बन गई पोल, जो अर्थ को वर्टिकली काट रही है। और अगर सपोज करो मैं चाहता हूं कि एप्पल कटा है मेरा हॉरिजॉन्टली ऐसे, ये लाइन कौन सी है हमारी दोस्तों, इक्वेटर। अब कहानी क्या है, सपोज करिए कि ना हम लोग मानस को ले जाते हैं पोल्स पे और फिर लाते हैं मानस को इक्वेटर पे। आप और वहां जाके मानस का वेट नापो। सपोज करो मानस का वेट पोल्स पे आया, कितना है मानस वेट आपका, 50 kg। चलो सपोज करो मानस का वेट 50 kg है, कहां पर, पोल्स पे, ठीक है, यहाँ पर। अब मानस को लाते हैं इक्वेटर पे, बताओ वेट कितना रहेगा, कुछ चेंज होगा, कितना होगा, बढ़ेगा घटेगा? सर पोल्स पे थोड़ा कम हो जाएगा और इक्वेटर के पास थोड़ा इंक्रीज। पक्का? सर मेरे हिसाब से तो इक्वेटर थोड़ी गर्मी होती है, वेटलेस थोड़ा सा कम हो जाएगा इक्वेटर, ज्यादा होगा पोल्स पे, थोड़ा कम हो जाएगा इक्वेटर पे। पता है ये रीजन होता है कैसे, वही हमें आज समझना है कि जब भी हम जाते हैं पोल्स पे हम थोड़े से भारी हो जाते हैं, और जब जैसे आते हैं इक्वेटर पे अपने आप ही हल्के हो जाते हैं। कैसे? यही तो है ग्रेविटी का खेल जो हम पढ़ रहे हैं, देखते हैं, ठीक है, समझेंगे कैसे होता है, सब लोग सामने देखेंगे। देखो अर्थ आपको लग रहा है एक स्पेरिकल शेप की है, मैंने बताया था अर्थ स्पेरिकल शेप में नहीं होती। अर्थ थोड़ी सी कैसे होती है, अंडे की शेप में होती है, ओवल शेप में होती है। अर्थ कुछ इस शेप में है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये जो सर्कल बनाया हुआ है हमने, अर्थ इस तरह की होती है, अंडे की शेप में, ओवल शेप। ठीक है भाई? अच्छा, अब अगर मैं इस ओवल का रेडियस देखूं तो सेंटर पॉइंट ये है मेरे पास, है ना, और ये पॉइंट मेरा क्या था, इक्वेटर है। भाई हॉरिजॉन्टल पॉइंट इक्वेटर है ना, और वर्टिकल पॉइंट कौन सा है, पोल्स। अगर आप खुद देखो ये एक रेडियस किसका है, पोल्स का, और आप खुद देखो ये रेडियस कौन सा है, इक्वेटर का। अब मुझे ये बताओ रेडियस ज्यादा किसका है, इक्वेटर का या पोल्स का? ज्यादा रेडियस इक्वेटर का, ऐसा है, बिल्कुल है। पिछली क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने कि अर्थ पे स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है, तो बता सकता है कितना होता है अर्थ पे फॉर्मूला स्मॉल जी का? वेरी गुड, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड में अर्थ का रेडियस का स्क्वायर, ऐसा होता है। वेरी गुड। अब एक चीज देखिए जरा, ये जी और आर दोनों आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली, क्योंकि ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, सामने सामने आते तो होते डायरेक्टली। तो अगर मुझे ये बताओ मैंने रेडियस इंक्रीज करा तो जी पे क्या फर्क पड़ेगा? वेरी गुड, इनवर्सली है ना, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा ना। इनवर्सली में एक बढ़ने पर दूसरा कम होता है, डायरेक्टली में क्या होता, अगर मैं मास बढ़ाऊंगा तो जी बढ़ता, डायरेक्टली में दोनों बढ़ते हैं, इनवर्सली में एक बढ़ेगा दूसरा
घटेगा, पक्का? चलो तो बस काम हो गया। रेडियस इक्वेटर का ज्यादा है पोल्स के मुकाबले, है ना? तो ये बताओ मुझे, जो जी की वैल्यू होगी वो ज्यादा कहां पर होगी? क्योंकि रेडियस ज्यादा है कहां पर? इक्वेटर पे, तो जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब पोल्स पे क्योंकि रेडियस छोटा है तो जी बढ़ जाएगा। तो जी बढ़ गया कहां पर हमारा? पोल्स पोल्स पोल्स। जी कहां बढ़ा हमारा? पोल्स पे। अच्छा ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर में कि जब भी हम अर्थ पे होते हैं तो हम पे दो फोर्स लगती हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, हमारा मास, डिस्टेंस का स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैंने बताया था, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्योंकि अर्थ पे है तो एक्सेलरेशन क्या बन जाता है? जी। अब देखो, पोल्स पे जी ज्यादा था ना, पोल्स पे ज्यादा था जी, तो हमारा वेट बढ़ गया। वेट क्या होता है? वेट होता है, पढ़ाएंगे आपको अभी, जिस फोर्स से हमें अर्थ खींचती है अपनी तरफ, वेट फोर्स होता है हमारा। क्योंकि जी बढ़ गया पोल्स पे, हमारा वेट ऑटोमेटिकली बढ़ गया भाई। और क्योंकि जी कम है इक्वेटर पे तो हमारा वेट भी ऑटोमेटिकली कम हो गया। कुछ समझ पा रहे हो? बोलो भाई, सब लोग को समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, फोर्स से बढ़ता है वरना घटता है। इसी पे क्वेश्चन है हमारे पास, वो करेंगे, पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो मेरी। नहीं मानस, बोलो समझ में आ रहा है कुछ? बाकी बताओ, प्रीशा, कैरव, मौली। यस सर। ओके, कैरव समझ में आ रहा है आपको भी? Yes, sir. ओके, लिखते हैं। हाँ जी बोलिए। अर्थ होती तो ओवल ही है, रियल में अर्थ थोड़ी ओवल है। अच्छा, आपको दिखाता हूँ कैसे होती है, देखो। हेडिंग लिखो आप लोग, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on poles and equator on earth। देखो मानस कैसे होती है अर्थ, थोड़ी ऐसी होती है, मतलब अर्थ थोड़ी लंबी होती है इक्वेटर से, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका रेडियस है इक्वेटर का वो क्या होता है? ज्यादा होता है। पोल्स में वो रेडियस कम होता है। पहले ये डायग्राम बनाओ आप लोग, सब लोग यहाँ तक। तो वेरिएशन देख रहे हैं एक्सेलरेशन का पोल्स पे और इक्वेटर पे, है ना? अच्छा लिखिए, क्या लिखोगे आप लोग कि एज द रेडियस ऑफ इक्वेटर, बताओ रेडियस ज्यादा है इक्वेटर का या कम है? ज्यादा है, वेरी गुड। एज द रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन पोल्स, मतलब दैट इज आर ई ग्रेटर है आर पी के। हमने मान लिया आर ही क्या है दोस्तों? रेडियस इक्वेटर का। और हम लोगों ने ये क्या मान लिया? आर पी मान लिया पोल्स का रेडियस दोस्तों, है नहीं? अच्छा, वेरी गुड। तो रेडियस ज्यादा है इक्वेटर का पोल्स के मुकाबले। ओके, नाउ स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या बताया था मानस ने हमें? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। वो पता है कब लिखे थे हमने? जब फोर्स का था परी।
फोर्स में होता है वो 2m, जी में एक ही m आता है। ठीक है, अभी करा था ना हमने। देखो यहाँ पर 2m क्यों लिखे थे, क्योंकि फोर्स है वो, एक मतलब जी निकाल रहे हैं, है ना। तो ये हमारा स्मॉल जी का फॉर्मूला हो गया। ओके, इससे हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, इससे हमें दिख रहा है कि जी और आर कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब लिखोगे एज आर ई ग्रेटर है आर पी के, जो अभी लिखा था, क्योंकि ज्यादा है रेडियस इक्वेटर का पोल्स के मुकाबले। तो रेडियस ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका जी कम हो जाएगा। जी और आर कैसे हैं आपस में, इनवर्सली डिपेंड कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर रेडियस ज्यादा तो आपका जी कम, इसलिए जी पोल्स पे ज्यादा होगा इक्वेटर के मुकाबले। ब्रैकेट में लिख लो, एज जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी पी पी, पी फॉर पोल्स, ये भी पी ये भी पी, ये इक्वेटर ये इक्वेटर। मैं यहाँ पर पी दिखा रहा हूँ पोल्स को, इक्वेटर दिखा रहा हूँ ई को। तो क्योंकि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के ना, इसलिए हमारा जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम हो गई पोल्स के मुकाबले। पहले यहां तक लिखिए, लिखा। ओके, तो ये तो वेरिएशन आ गया कि आपका, हम देख रहे थे ना वेरिएशन कैसे आता है जी का पोल्स और इक्वेटर पे। आपको ध्यान क्या रखना है हमेशा ये बात, कि रेडियस और जी आपस में इनवर्सली डिपेंड करते हैं। ज्यादा होता है इक्वेटर का दोस्तों रेडियस पोल्स के मुकाबले, रेडियस ज्यादा तो आपका जी कम। तो जी कम होता है इक्वेटर पे, पोल्स पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इससे हमारा वेट कैसे वेरी करेगा, इससे हमारा वेट ऐसे वेरी करेगा, नाउ वेट is the force with which earth attract us। अब हमारा वेट क्या होता है दोस्तों, वेट का मतलब होता है कि जिस फोर्स से हमें अर्थ अपनी तरफ खींचती है। ओके, हमारे वेट का मतलब ये होता है। तो हमारा वेट फोर्स होता है एक तरह का, और हम लोगों ने पढ़ा था कि वेट का फॉर्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है। देखो मैंने फोर्स के बदले डब्ल्यू लिख दिया यहाँ पर, डब्ल्यू मतलब ही हमारा वेट दिखा रहा है कि डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, वेट है, और वेट फोर्स होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। लेकिन वेट और फोर्स में क्या रिलेशन है? देखो आपने देखा होगा कि ना, जब हम लोग एक स्प्रिंग बैलेंस पे खड़े होते हैं, स्प्रिंग बैलेंस मतलब जो मशीन होती है जो हमारा वेट नापती है, उसे स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। जब उस पे हम खड़े होते हैं तो इन अ वे हम किस पे खड़े हो रहे हैं, अर्थ पे, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस अर्थ पे तो रखा है ना। और हम सब जानते हैं कि अर्थ हमें नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो उस पुल को, उस फोर्स को ही नापता है वो स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, बट आप कहोगे सर हमने तो देखा है उस स्प्रिंग बैलेंस पे लिखा है हमारा वेट 50 केजी है, और केजी तो मास की होती है यूनिट, है ना। पता है क्या है, उस मशीन में जिसने बनाया उसने सेटिंग कर रखी है, मशीन तो फोर्स ही नापती है, बट वो आपको चेंज करके दिखाता है कि आपका वेट 50 है 60 है। वो वेट दिखाता केजी में, बट एक्चुअली वो नाप फोर्स ही रहा है, और फोर्स होती है न्यूटन में। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, ये सब फिजिक्स का ही खेल है वहां पर। वो मशीन नाप फोर्स ही रही है, तो उसको चेंज करके दिखा रहा है वो आपको। मैं कभी दिखाऊंगा आपको, खोल के दिखा दूंगा, है ना। उसमें सिस्टम होता है, उसमें होता है कैलिब्रेशन मीटर होता है, वो करता है ये सारे काम। ओके, तो जब भी हम वेट की बात करते हैं वो फोर्स ही होती है।
तो क्योंकि वेट जी पे डिपेंड करता है। अभी हमने देखा कि हमारा जी पोल्स पे ज्यादा है इक्वेटर के मुकाबले, तो हमारा वेट कहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां पर ज्यादा जी वहां पर वेट ज्यादा। सो एज जी ऑफ पोल्स इज ग्रेटर देन इक्वेटर, ये फॉर्मूला क्या दिखा रहा है आपको, जी पोल्स पे जो है वो ज्यादा है इक्वेटर के मुकाबले, तो हमारा वेट मुझे बताओ कहाँ ज्यादा होगा, इक्वेटर पे या पोल्स पे, पोल्स पे। सो वेट विल बी मोर एट पोल्स। तो मैंने कहा था ना, अगर हम मानस को ले जाते हैं पोल्स पे, तो उनका अगर वेट 50 kg आ रहा है, तो इक्वेटर पे लाने पे क्या होगा, मानस का वेट कम होगा बढ़ेगा, कम होगा। पोल्स पे ज्यादा है सब कुछ, ये ध्यान रखो बस, पोल्स पे सब कुछ ज्यादा है, चाहे आपका वेट चाहे आपका जी। इक्वेटर पे सब कुछ कम है। मानस पहले पोल्स पे थे तो वेट क्या होगा, ज्यादा। इक्वेटर पे आने पे क्या होगा, सब कुछ कम, तो 50 से कम ही मिलेगा इनका वेट। ओके जी, बोलो, समझ पा रहे हो? सर मैंने एक YouTube वीडियो में देखा था, तो मतलब उसमें बताया जो जी की वैल्यू है ना, पोल्स पे 9.82 है और इक्वेटर पे 9.79 है, और उससे एवरेज पोल अर्थ पे 9.8। हाँ, हम एवरेज कहते हैं ना, एवरेज इक्वल है, बट अगर हम एक्चुअल देखें तो वेरी आ गया ना। ठीक है जी, सबको समझ में आ रही है बात मेरी? पक्का? मानस आपको समझ में आ रही है? आप टेंशन में लग रहे हो, समझ में आ रही है ना? ठीक है जी, तो ये आपने लिखा। अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक खोलो, बस एक मिनट, अपनी बुक खोलो आप लोग। बुक में पेज नंबर 144 पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, मैं करवाता हूँ। पहले क्वेश्चन 10 पढ़ो, अमित वाला पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? लाओ दिखाओ परी, बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है, अमित ने बाय किया कुछ ग्राम गोल्ड, अमित बायस फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट पोल्स। पोल्स पे अमित ने कुछ गोल्ड बाय किया, ठीक है? पोल्स मतलब हाँ नॉर्थ साउथ पे ना, जैसे कि अगर हम इसको देखें तो इस पोल्स पे क्या किया, अमित ने कुछ गोल्ड बाय किया। ओके, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, अमित का कोई फ्रेंड है, उसने बोला कि आप पोल्स पे से मेरे लिए क्या करो, गोल्ड बाय करो। हो सकता है अमित का घर होगा वहां पर, तो अमित ने क्या किया, कुछ गोल्ड बाय किया अपने फ्रेंड के लिए, कहाँ से, पोल्स पे से। अच्छी बात है, कर लिया जी। अब क्या किया अमित ने, ही हैंड ओवर द सेम, जो गोल्ड खरीदा अमित ने वो दे देते हैं अमित अपने दोस्त को जब वो उससे मीट करते हैं इक्वेटर पे। अमित के दोस्त कहां पर हैं, इक्वेटर पे। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट, इफ नॉट वाई। हिंट में देखो, ये हिंट हमारे काम का नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है, अमित ने पोल्स पे क्या किया, कुछ गोल्ड बाय किया, कर लिया, नीचे आए और दोस्त को इक्वेटर पे दिया। क्या इक्वेटर पे आने पे गोल्ड जब देंगे वो, तो क्या उनके दोस्त उनसे एग्री करेंगे कि क्या सही गोल्ड लाए हो मेरे लिए? क्यों? अभी तो बताया था अपने मास की कम जाता है। हाँ, है ना भाई? सपोज करो पोल्स पे आपने कुछ गोल्ड लिया, सपोज करो आपने 20 ग्राम गोल्ड लिया, है ना? जैसे इक्वेटर पे आते हैं क्या होता है, हमारा वेट कम हो जाता है। हो सकता है 20 नहीं, ये हो जाए 18 ग्राम, 19 ग्राम। और 1 ग्राम गोल्ड तो बड़ा महंगा होता है भाई, 200 लाई कर लेगा उससे, ऐसे दोस्त तो बात नहीं मानेगा उसकी। तो है ना, गलती अमित की है इसमें? नहीं, तो आज की गलती है भाई।
अर्थ को गोल बनाना चाहिए था भगवान जी को, है ना। तो इसका मतलब है दोस्त जो है वो उससे एग्री नहीं करेगा। हाँ, फिर नहीं होता, क्योंकि स्पेयर का क्या होता है, रेडियस हर जगह का बराबर होता है ना दोस्तों। Because the radius of the equator इज मोर greater than poles, that is why the gravity is less. दैट इज वाई द वेट एट द इक्वेटर विल बी लेस। Gravity is the ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी की वजह से वेट आता है। हाँ वो भी लिख देंगे बिल्कुल, ठीक है। इसलिए सब कुछ वहां पर कम है इक्वेटर, ठीक है। पता है पहले ऐसे स्मगलिंग होती थी, आपको पता है पहले ऐसे होता था। क्या होता था देखो, पहले क्या करते थे, जो पहले टाइम पे स्मगलर होते थे, उन्होंने क्या किया, इक्वेटर पे कुछ गोल्ड खरीदा, इक्वेटर पे खरीदा और जाके बेचते थे पोल्स पे। इक्वेटर से पोल जाओगे तो क्या होगा, वेट बढ़ता है। मान लो आपने इक्वेटर पे खरीदा 1 kg गोल्ड, इक्वेटर पे आप पहुंचे पोल्स पे, तो हो सकता है वो 1.5 kg हो जाए। 5 ग्राम तो बढ़ गया भाई, पैसे बन गए आपके तो। इसलिए आप पता है पहले ऐसा होता था, अब इसलिए क्या हुआ, अब हर कंट्री अपना गोल्ड के दाम अलग रखती है। जो कंट्री इक्वेटर पे होगी उसके अलग प्राइस हैं गोल्ड के, और पोल्स वाले पे अलग है, ताकि ये चीटिंग ना हो सके। तो आपने देखा भी होगा, चेकिंग होती है खासकर एयरपोर्ट पे कि आप कुछ गोल्ड तो लेके नहीं आ रहे हो, उन्हें पता है ये चीटिंग कर सकते हैं। ओके, तो पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। लॉस तो हो रहा है आपके दोनों का। जैसे अगर आपने इक्वेटर से लेके गए पोल्स पे बेचा, आपने इक्वेटर पे लिया और पोल्स से बेच रहे हो, तो पोल्स पे उसका वेट बढ़ गया ना, तो आपका तो फायदा हो गया जो इक्वेटर से वहां गया, है ना। और जैसे क्वेश्चन देखा हमने, अमित ने बोला अपने दोस्त को पोल से इक्वेटर पे गोल्ड लाओ, तो अमित का नुकसान हो गया, उसे कम गोल्ड मिला, है ना। तो डिपेंड करता है कि हम किसको देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये वेरी कर जाता है। ठीक है, लिखें दोस्तों उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 10 ना, पेज 144। आंसर लिखिए। आंसर है आपका, अमित फ्रेंड will not agree with Amit because अमित के फ्रेंड अमित से एग्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, लिख लीजिए, बिकॉज एट पोल्स acceleration due to gravity small g, at poles small g is more and weight of gold will be more. But at equator पे क्या होता है, g is less and so weight of gold will be less. फुल स्टॉप। तो अमित के फ्रेंड क्यों नहीं एग्री करेंगे, क्योंकि भाई पोल्स पे तो जी ज्यादा होता है ना, तो आपको वेट ज्यादा मिलेगा। इक्वेटर पे आओगे तो जी कम हो गया तो वेट कम मिलेगा, तो उनको लगेगा कि मुझे तो कम गोल्ड मिला है ना, अमित के फ्रेंड, इसलिए वो एग्री नहीं करेंगे। सो अमित फ्रेंड विल रिसीव लेस क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फुल स्टॉप, इसलिए वो एग्री नहीं करेंगे इनकी बात पे, है ना जी दोस्तों। What happens to the force between two objects? Point number 1. The mass of one object is lowered. पहला पॉइंट है, देखो यहाँ पर फोर्स की बात कर रहा है, तो कौन सी फोर्स हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में दोस्तों, ग्रेविटेशनल। बाय बाय जी, हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं। आनंद आज 8:30 क्लास है ना, सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ कोई नहीं, आपका एग्जाम है कोई नहीं, पर 8:30 है ना। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में ना, उसकी बात करते हैं।
हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। कैसे करते हैं देखो, पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास मान लेता हूं मैं m1 है, दूसरे का m2, और डिस्टेंस मान लेते हैं इनके बीच में हम लोग d। पहले वाले का मास m1, दूसरे का m2, डिस्टेंस d। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम किसी भी एक मास को डबल कर देना तो फोर्स बतानी है। लेट करता हूं मैं कि मैंने इसको डबल कर दिया m1 वाले, ठीक है। अच्छा, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, जब डबल नहीं किया था तो फोर्स निकालते हैं पहले। जब हमने इनके मास को डबल नहीं किया था तो फोर्स निकालते हैं। निकालो भाई। तो बता सकते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? वेरी गुड, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब निकालते हैं नई फोर्स F डैश जी। बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पर? m1 या 2m1? डबल हो गई। हमने क्वेश्चन कह रहा है ना, वन ऑफ द मास इज डबल। मैंने इस मास को डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नहीं करा। वन मास बोल रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर m1 के बदले क्या आएगा दोस्तों, बोलो? 2m1। वेरी गुड। m2 आपका फिक्स रहेगा, वो तो फिक्स है ना आपका, और डिस्टेंस वो भी फिक्स रखा गया है ना। दोनों को डिवाइड करो, आपका आंसर आ गया। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, इसको इससे डिवाइड कर, f अपॉन एफ डैश। देखो इसको इससे डिवाइड कर, f अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू, इस पूरे को इससे डिवाइड करना है। कितना आ रहा है? m1 डिवाइड में 2 टाइम्स पड़ेगी ना। देखो मानस, देखो कैसे हो रहा है। पहली वाली फोर्स, दूसरी वाली फोर्स। देखो जी, जी से जी कट रहा है, m1 से m1 कट रहा है, m2 से m2, d से d। ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? नहीं, 2 क्यों ऊपर भी जाएगा? ये 2 यहाँ आएगा ना, ये 2 उधर आएगा ना। देखो भाई, ये वाला d जाएगा सबसे ऊपर। अरे मैं आपको बिना काटे दिखाता हूँ कैसे करेंगे। देखो हमारे पास ये था ना, f बाय एफ डैश था ना, तो पहला था g m1 m2 बाय डी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी फोर्स क्या थी? g 2m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, अगर हमारे पास लिखा होता है 1/4 डिवाइड में 2/4, सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम लोग? ये जाएगा सबसे ऊपर और ये जाएगा आपका इधर। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना मैथ्स में। तो वैसे ही देखो, जो सबसे नीचे है वो जाएगा सबसे ऊपर, और जो आपका इधर है वो कहाँ जाएगा? डी के पास में। वही तो गया मैंने, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? गया आपका सबसे ऊपर, और जो थर्ड नंबर पे वो जाएगा आपका सेकंड वाले के पास। तो करो, जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर सबसे ऊपर गया ये, और ये यहाँ पर आया जी 2m1 m2 f बाय एफ डैश। ये कटा g से g, m1 से m1, m2 से m2, d से d। यहाँ 2 बच रहा है। f बाय एफ डैश इज इक्वल टू 1/2। हाँ जी परी? हाँ, जैसा आपको ठीक लगे मत शो करो, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2f हो गया f डैश, तो जो नई फोर्स है मेरी f डैश वो कितनी हो गई? 2 टाइम्स हो गई। तो न्यू फोर्स बिकम्स ट्वाइस। समझ में आ रही है बात? है थोड़ा मैथ्स लगाना है बस इस स्टेप पे ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, जो थर्ड नंबर का है वो जाएगा सेकंड नंबर। बस बाकी काटोगे आपको मिल जाएगा।
है ना। अभी इसी क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग के होमवर्क रहे, बस बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके